हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं बिलियन चैप्टर को केमिस्ट्री के अंदर, और इस बिलियन के अंदर लेक्चर नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 1 के अंदर हमने पढ़ा था विलयन किसे कहते हैं, विलयन के प्रकार, और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था हमने विलेयता को और गैसों की द्रव में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। उसी पर आधारित आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हुए हैं और पढ़ने वाले हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता पर आधारित एक नियम को, और जिसका नाम है हेनरी का नियम। क्या नियम है? हेनरी का नियम। तो पढ़ने वाले हैं, डालेंगे हेडिंग हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम किस पर आधारित है? तो आप बोलोगे हेनरी का नियम गैसों की द्रव में विलेयता पर आधारित है। क्या बताया था हेनरी के नियम में? देखो समझते हैं। सबसे पहले बेटा यहां पर क्या है, देखो एक पात्र लेंगे। कैसा लेंगे? एक बंद पात्र लेंगे, और इस पात्र के अंदर कौन है? हमारा विलायक, और विलायक हमारा कौन सा है? द्रव। क्योंकि द्रवों को हम किस में घोलेंगे? गैस के अंदर। किसके अंदर घोलेंगे? गैस के अंदर। ये हमारा द्रव है, और द्रव हमारा क्या है? विलायक। और इसके ऊपर जो अणु उपस्थित है, ये किसके अणु उपस्थित है? गैस के अणु। और ये अणु किस अवस्था में उपस्थित है? साम्य अवस्था में। कैसे अवस्था में? साम्य अवस्था में। ठीक है, ये हमारे गैस के अणु हैं। जब हम द्रव में गैसों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? विलयन। अब मिलाने के लिए क्या करेंगे? हम इसके ऊपर दाब लगाएंगे। तो दाब लगाने के लिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एक पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन। इस पिस्टन द्वारा हम क्या लगाएंगे? गैस के अणुओं पर दाब लगाएंगे। क्लियर? तो आप क्या देखोगे कि हम जैसे ही इस बंद पात्र, और तापमान को कैसा रखना है? स्थिर। तापमान नहीं चेंज करना है, तापमान स्थिर रहना चाहिए। ठीक है, तो स्थिर ताप पर जब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन द्वारा गैस के अणुओं पर क्या लगाएंगे? दाब। पिस्टन द्वारा गैस के अणुओं पर हम क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। तो दाब लगाने पर आप लोग देखोगे कि ये गैस के अणु किस में जाना शुरू हो जाएंगे? गैस के अणु द्रव में जाना शुरू हो जाएंगे। किसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे? द्रव के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। अर्थात जितना हम दाब लगा लेंगे, अगर हमने इस पे ज्यादा दाब लगाया, गैस के अणुओं पर ज्यादा दाब लगाया, तो ज्यादा गैस के अणु किस में आ जाएंगे? द्रव के अंदर। अगर हमने इसमें गैस के अणुओं पर कम दाब लगाया, ऊपर से क्या करेंगे? पिस्टन द्वारा कम दाब लगाएंगे, तो कम गैस के अणु किसके अंदर आएंगे? द्रव के अंदर। अर्थात यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि अगर हम दाब को ज्यादा लगा रहे हैं, तो दाब को ज्यादा लगाने पर गैस की मात्रा भी कैसी मिल रही है? गैस के अणु भी द्रव में क्या हो रहे हैं? ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम दाब को कम लगा रहे हैं, तो गैस के अणु द्रव के अंदर कैसे जाएंगे? कम। अर्थात एक मात्रा बढ़ाने से दूसरी मात्रा बढ़ रही है, एक मात्रा घटाने से दूसरी मात्रा घट रही है। तो इनके बीच में संबंध कैसा होता है? इनके बीच में जो संबंध होता है वह कैसा होता है? समानुपाती। क्लियर? कैसा संबंध होता है? समानुपाती का। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? परिभाषा ये होगी कि इस नियम के अनुसार जो गैस की द्रव में विलेयता है, गैसों की द्रव में विलेयता है, वह गैस के आंशिक दाब के कैसी होती है? समानुपाती होती है। गैसों की द्रव में विलेयता, भाई गैसों को द्रव में घोलेंगे, वह गैस के आंशिक दाब के कैसी होती है? समानुपाती होती है। परिभाषा लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की या गैस की द्रव में विलेयता
गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। क्लियर? अर्थात m समानुपाती किसके होगा? p के। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट का चिन्ह, एक नेतांक लेकर आएंगे k, और यहां पर कौन होगा? p। कौन होगा? p। अब यहां देखते हैं m क्या है? m है गैस की घुली हुई मात्रा, गैस की घुली मात्रा m हो गई। k क्या है? k हमारा स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक। k हमारा क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। उसके बाद p क्या है? p हमारा है साम्य पर गैस का दाब, गैस का दाब। क्लियर? ये किस नियम में बात कर दी? हेनरी के नियम में। क्या बताया कि स्थिर ताप पर, भाई तापमान स्थिर होना चाहिए। जो गैस की द्रव्यमय विलेयता है वह गैस के आंशिक दाब के कैसी होती है? समानुपाती होती है। m समानुपाती p। क्लियर? समानुपाती का चिन्ह बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट k। क्लियर? लेकिन यहां पर अब बेटा कौन आ रहे हैं? डाल्टन। और डाल्टन बताते हैं जो गैसों की द्रव्यमय विलेयता होती है, वह गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। और ये भी भाई साहब क्या बता रहे? ये भी लाइन वही बोल रही है। और डाल्टन ने भी वही लाइन बताई थी। क्या बताई थी? कि गैसों की जो द्रव्यमय विलेयता होती है गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। अर्थात जो गैस की जो वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है वह उस विलयन में, अब विलयन कैसे बनेगा? गैसों को जब द्रव में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। क्लियर? तो विलयन में उपस्थित, इस विलयन के अंदर जो भी उपस्थित गैस के अणु होंगे, उस गैस के अणुओं के मोलस के कैसा होता है? ये समानुपाती होता है। गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के विलयन में उपस्थित गैस के मोलस के कैसा होता है? समानुपाती होता है। भाई जितने भी गैस के अणु इस विलयन के अंदर आए, द्रव के अंदर आएंगे, विलयन बन जाएगा। यह दाब किसके समानुपाती हो जाएगा? विलयन के अंदर जो भी गैस के अणु आए हैं उस गैस के मोलस के समानुपाती। ठीक है? मोलस को आगे पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है? तो लिखेंगे डाल्टन के अनुसार किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता, किसी गैस की द्रव्यमय विलेयता उसके आंशिक दाब पर निर्भर करती है। आंशिक दाब पर निर्भर करती है। अर्थात किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश
मोल अंश चाय गैस, मोल अंश के कैसा होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, क्या लिखा हमने लिखा क्या लिखा, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है उस विलयन में उपस्थित, इस विलयन में उपस्थित जो गैस के अणु द्रव के अंदर आ जाए क्या बन जाएगा, विलयन। इस विलयन में उपस्थित जो गैस के, जो क्या हो गए, गैस के मोलस, मोलस को किससे लिखेंगे, चाय से, और किसके, गैस के हैं, किसके हैं, गैस के, तो हमने लिख दिया चाय गैस, चाय गैस, ठीक है। तो मोलस को किससे प्रदर्शित करेंगे, चाय से, और किसके हैं, गैस के, तो हमने लिख दिया गैस, ठीक है। इसके कैसा होता है, समानुपाती होता है, अर्थात यहां पर जो आंशिक दाब P है वह समानुपाती होगा किसके, चाय गैस के, चाय गैस के, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, मैं इस तरह लिख दे रहा हूं, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक बराबर का चिन्ह आएगा और एक नेतांक आएगा, नेतांक लेकर आए KH, और उसके बाद कौन है, चाय गैस, क्लियर। अब ये यहां पर ये चाय गैस गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएगा, बराबर कौन हो जाएगा, KH, क्लियर। और यहां पर बात करेंगे KH की, यही KH हमारा क्या कहलाता है, हेनरी स्थिरांक, क्या कहलाएगा, हेनरी स्थिरांक, यही KH क्या कहलाएगा हमारा, हेनरी स्थिरांक। P हमारा क्या है, P हमारा आंशिक दाब है, आंशिक दाब, ठीक है। और चाय ए हमारे हैं गैस के मोलस, गैस के मोलस, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए, इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा अब हम बेटा देखेंगे ग्राफ को, किसके बीच में देखेंगे, आंशिक दाब और किसके बीच में, गैस के बीच में ग्राफ, क्लियर। देखो तो इनके बीच में जो ग्राफ प्राप्त होता है, एक सरल रेखा, यह क्वेश्चन आपसे एक बार बोर्ड एग्जाम में विकल्प में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भाई इनके बीच में ग्राफ खींचा जाए, ये हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा कौन सा है, वाई अक्ष, ये हमारा बताएगा आंशिक दाब को, और ये हमारा किसका बताएगा, गैस को, किसको, गैस, ठीक है, ये गैस की मात्रा बताएगा। अब इनके बीच में गैस के मोल अंश, ठीक है, इधर हमने रखा P आंशिक दाब P, और इधर हमने रखा X गैस, गैस के मोल अंश। तो आप लोग देखा कि यहां पर जो आंशिक वाष्प दाब है वह गैस के मोल अंश के कैसा है, समानुपाती है, गैस के मोल अंश के कैसा है, समानुपाती है। और जब भी समानुपाती की स्थिति आएगी तो इनके बीच में हमेशा ध्यान रखना कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, कैसी रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा, क्लियर। तो इनके बीच में ध्यान रखना है कैसी रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा। जब भी समानुपाती की स्थिति आएगी, ध्यान रखना कभी भी समानुपाती की स्थिति आएगी तो ध्यान रखना कैसे ग्राफ मिलेगा, आपको एक सरल रेखा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप दाब को बढ़ाओगे तो गैस की द्रव्य विलेयता भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, दाब को कम करोगे गैस की द्रव्य विलेयता भी कैसी होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा इसके बीच में कैसा ग्राफ है, एक सरल रेखा। अब हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, क्या पढ़ने वाले हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है। तो डालेंगे हेडिंग, अगली हेडिंग है हमारी हेनरी के नियम की सीमा, क्या क्या बेटा इसकी लिमिट है, ठीक है। हेनरी के नियम की सीमा, पहला नंबर 1, पहला क्या है, दाब अधिक न हो, पहला क्या है पॉइंट, दाब अधिक न हो, दाब अधिक न हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भाई आप लोगों ने कभी सोडा वाटर पिया है। अब सोडा वाटर किससे मिलकर बना होता है, तो सोडा वाटर जो हमारा मिलकर बना होता है वह जल, इसके अंदर मिलाया जाएगा CO2 को,
और जल में जब CO2 मिलाएंगे तो ये क्या बन जाता है हमारा सोडा वाटर। तो सोडा वाटर के किस तरीके से बनता है, देखो सोडा वाटर में आप लोग देखते हो उनके पास जो सोडा वाटर बनाते हैं, दुकान वाले सोडा वाटर बनाएंगे तो उनके पास एक कांच की बोतल होती है और उसके ऊपर, कांच की बोतल के ऊपर एक मार्बल लगा रहता है, एक कंचा टैप लगा रहता है और उसके अंदर कौन भरा होता है, पानी भरा होता है। और नीचे क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, नीचे क्या होता है सिलेंडर और मशीन होती है। वो क्या करते हैं, कांच की बोतल को उस मशीन के अंदर क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं और एक निश्चित दाब पर बेटा उसे क्या करेंगे, निश्चित दाब पर किसको बना लेते हैं, गैस की मात्रा को किसमें मिला देते हैं, द्रव के अंदर। गैस की मात्रा यानी उनके पास जो सिलेंडर होता है वो किसका होता है, CO2 का होता है। तो निश्चित दाब पर बेटा क्या करेंगे, CO2 को वो क्या करेंगे, द्रव के अंदर मिला देते हैं। अब क्या होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, अब एक नॉर्मल सिंपल एक एग्जांपल पे और आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेप्सी की बोतल ले लीजिए, ठीक है, पेप्सी की बोतल लेंगे तो आप पेप्सी की बोतल कांच वाले ले लीजिए तो आप बहुत तेजी से इस तरीके से हिलाएंगे, तो हिलाने पर क्या होगा, क्योंकि पेप्सी की बोतल के अंदर आप लोग देखते हो जब आप ढक्कन को खोलोगे तो ढक्कन खोलने पर उससे बूंदें हल्की हल्की सी बाहर निकलती हैं। आप उसको देखना, कभी नजदीक लेकर जाना, उससे हल्की हल्की बूंदें बाहर निकलती है, मतलब बूंदों के रूप में कौन बाहर निकलती है, गैस। कौन बाहर निकलना शुरू होती है, गैस। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसे तेजी से हिला रहे हो, मतलब उस द्रव के अंदर कौन है, पेप्सी के अंदर CO2 मिली हुई है, द्रव के अंदर कौन है, CO2 मिली हुई है। लेकिन आप जब तेजी से हिला रहे हो तो तेजी से हिलाने पर आप किसकी मात्रा को बढ़ा रहे हो, दाब की मात्रा को बढ़ा रहे हो। और दाब की जब मात्रा बढ़ेगी भाई, दाब बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा, आप बोलोगे गैस की मात्रा बढ़ेगी। दाब जब अधिक होगा तो कौन अधिक होगा, गैस की मात्रा भी अधिक होगी। और जब गैस की मात्रा अधिक होगी तो भाई जो बोतल है उस बोतल का फटने का डर रहता है कि कहीं बोतल फट ना जाए, है ना। जब उसके अंदर गैस बन जाएगी तो बेटा फिर किसका डर रहेगा, बोतल फटने का डर रहता है। इसीलिए ध्यान रखना है दाब अधिक नहीं होना चाहिए, क्लियर, दाब अधिक ना हो। दूसरा, ताप बहुत कम ना हो, ताप बहुत कम ना हो। अगर ताप बहुत कम होगा तो जो गैस है वो गैस बेटा द्रव के अंदर कैसे मिलेगी, कम। तीसरा पॉइंट, ताप कम ना हो। तीसरा, जो गैस है वो गैस विलायक में कैसी होनी चाहिए, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला आपसे पूछा गया है। गैस विलायक में कैसे होनी चाहिए, बहुत कम विलेय होनी चाहिए। ऐसा नहीं उसके अंदर बहुत ज्यादा विलेय, नहीं, गैस विलायक के अंदर जो भी द्रव विलायक है उसके अंदर कैसे होनी चाहिए, कम विलेय होनी चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट ध्यान रखना है, गैस की आणविक अवस्था, गैस की जो आणविक अवस्था है वह है बेटा किसमें, द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, ठीक है। गैस की जो आणविक अवस्था है वह द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जो हमारी NH3 गैस है, NH3 गैस और HCl गैस है, अगर हम इसे बेंजीन के अंदर घोल रहे हैं तो बेंजीन के अंदर घोलने पर ये बेंजीन में कैसी हैं, कम घुलनशील हैं। और बेंजीन हमारी किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। द्रव बेंजीन के अंदर जब हम बेटा घोलेंगे, बेंजीन हमारी द्रव अवस्था में है और इसके अंदर हम जब NH3 और HCl गैस को घोल रहे हैं, कम घुलनशील हैं, तो क्या ये हेनरी के नियम का पालन कर रही हैं, क्या इन पे हेनरी का नियम लागू होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यही पॉइंट बता रहा है जो गैस है वह विलायक में बहुत कम विलेय हो। और भैया जो हम HCl गैस डाल रहे हैं, NH3 गैस को डाल रहे हैं, किसके अंदर, हम डाल रहे हैं बेंजीन के अंदर, तो भैया ये कैसी हैं, बहुत कम घुलनशील हैं। और जब कम घुलनशील हैं, इनकी विलेयता कम है। और बेटा फिर ये किस पे लागू होंगी, किसके नियम का पालन करेंगी, हेनरी के नियम का पालन करेंगी। अगर इन्हीं को हम किस में डालें, जल के अंदर डालें, तो
इन्हीं दोनों गैसों को अगर हम जल के अंदर डालें तो क्या होगा, ये जल के अंदर आयनित हो जाएंगी, और जल के अंदर आयनित होंगी, इनकी विलेयता बढ़ जाएगी, तो ये हेनरी के नियम का पालन नहीं करेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन कि भाई गैस को जब हम विलायक में मिलाएंगे तो वो कैसे होनी चाहिए, बहुत कम मिले। तो नोट पॉइंट करके हम इस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे NH3 व HCl गैस को बेंजीन में घोलने पर ये कम घुलनशील हैं, अर्थात ये हेनरी के नियम का पालन करती हैं, हेनरी के नियम का पालन करती हैं, या हेनरी का नियम इन पर लागू होता है। जबकि NH3 व HCl गैस को जल में डालने पर ये आयनित हो जाती हैं, जिससे इनकी विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर? तो ये रही हेनरी के नियम की सीमाएं। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। नोट करिए बेटा, इसको नोट करेंगे। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग? देखो, सबसे पहला अनुप्रयोग बेटा क्या है, देखो हम जैसे जैसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं, हम क्या होगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। इसका कारण क्या है? देखो, हम जैसे जैसे बेटा अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाते हैं तो हमारे ऊपर से बेटा, हमारे ऊपर कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब। हम जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाएंगे तो हमारे ऊपर से कौन सा दाब कम होना शुरू हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम होना शुरू हो जाएगा। यानी दाब कम होना शुरू होगा तो गैस की मात्रा भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। बात सही है कि नहीं सही है भाई? ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने पर हमारे ऊपर से वायुमंडलीय दाब है वह कम होता जा रहा है, और जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो यहां पर जो ऑक्सीजन की मात्रा भी होगी, वो ऑक्सीजन की मात्रा भी कैसी होगी, कम होगी। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमें सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। क्या होती है, तकलीफ होती है। लिखेंगे यहां पर पहला अनुप्रयोग, लिखेंगे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर श्वास लेने में तकलीफ होती है। इसका कारण यह है कि हमारे ऊपर से अधिक ऊंचाई स्थान पर, अधिक ऊंचाई वाले
स्थानों पर जाने पर हमारे ऊपर से वायुमंडलीय दाब भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। क्लियर। और यहाँ के जो बेटा ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या हो जाता है, इसके कारण एनीमिक्सिया रोग हो जाता है। और यहां पर जिससे वे क्या करते हैं, वे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कैसा महसूस करेंगे, कमजोरी महसूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा बेटा इसका अनुप्रयोग हो जाएगा। दूसरा अनुप्रयोग यह है कि जब समुद्र में गोताखोर प्रवेश करता है, समुद्र के अंदर जाता है, समुद्र के किनारे जो रहने वाले गोताखोर होते हैं वह समुद्र के अंदर जाते हैं, तो वह अपने पीठ पे एक सिलेंडर बांध के जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होता है, उच्च दाब पर सांस को लेना होता है। तो यहां पर जैसे ही समुद्र के अंदर गोताखोर जाएगा तो उस पर दो दाब लग जाएंगे, दो दाब लगना शुरू है। एक तो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब, और जब किसके अंदर जा रहा है, समुद्र के अंदर जा रहा है, तो जल भी क्या करेगा, दाब लगाएगा। और जल भी दाब लगाएगा तो फिर कहानी क्या होगी भाई, दाब की मात्रा कैसी हो जाएगी, अधिक होगी या कम होगी? आप बोलोगे अधिक हो जाएगी। क्यों? एक तो ऊपर से वायुमंडलीय दाब है, फिर बेटा गोताखोर समुद्र के अंदर जा रहा है, तो समुद्र में जाने पर उसके ऊपर कौन सा दाब लग रहा है, जल का दाब लग रहा है। तो जिससे क्या होगी, दाब की मात्रा बढ़ जाती है। और दाब की मात्रा बढ़ेगी तो फिर किसकी मात्रा बढ़ेगी, तो आप बोलोगे गैस की मात्रा बढ़ेगी। और वो गैस कहां मिल चुकी है, रुधिर में जाके। वो गैस कहां मिल चुकी है, जाके रुधिर के अंदर। लेकिन जब गोताखोर क्या होता है, सतह पर आता है। गोताखोर कहां पर आएगा, सतह पर आता है। तो सतह पर आने पर एकदम से जल का दाब कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जल से बाहर निकलेगा जल का दाब एकदम से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब दाब कम होगा तो फिर भाई गैस की जो गैस है, गैस की मात्रा भी कैसी होगी, कम होगी। अब गैस कहां घुल गई है, गैस हमारे बेटा कहां घुली हुई है, ऑक्सीजन के अंदर। तो एकदम से गैस क्या होगी, बाहर निकलना शुरू होगी। और जब एकदम से बाहर निकलना शुरू होगी गैस, तो फिर क्या करेगी, कोशिकाओं में क्या करेगी, रुकावट डालेगी। और रुकावट डालेगी जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गांठें कहते हैं। तो फिर क्या करेगी, एकदम से जब गैस को बाहर निकलेगी तो यह शरीर को क्या कर देगी, लहूलुहान भी कर देगी, घायल कर देगी। तो इससे बचाने के लिए, शरीर को घायल होने से बचाने के लिए गोताखोर के सिलेंडर में एक गैस और भरते हैं, और उस गैस का नाम क्या है, हीलियम। हीलियम क्या करता है, हीलियम दाब को स्थिर बनाए रखता है। क्लियर। तो दूसरा अनुप्रयोग बेटा ये हो गया, और एक अनुप्रयोग ये हो गया। क्लियर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा हेनरी का नियम समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेटा जितना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हम वादा कर रहे हैं आपसे, फिर भी बोल रहे हैं कि लगातार निरंतर क्लासें आप लोगों को इसी तरीके से ऐसे ही आपको एंड तक पढ़ाएंगे। चिंता ना करिए। और जो बालक बेटा हमने बता दिया कि आप लोग एक ईमानदारी के साथ हमारे साथ साथ चलते रहे, तो कहीं भी कोई भी कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से आप लोगों को 100 में से 100% टोटल सब्जेक्ट को तैयार करके देंगे। क्लियर। तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।